हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं या जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सभी क्या हैं? एक केमिस्ट्री ही है। अगर हम एक बेसिक केमिस्ट्री की परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा ये होती है, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशंस। जो भी पदार्थ है वो बना किससे होगा? एटम्स से एंड मॉलिक्यूल से। तो देखिए, केमिस्ट्री में हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ना है। केमिस्ट्री और एटम्स मॉलिक्यूल्स के बेस पे ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं वो अगर हम हमारी बॉडीज़ या कोई भी वस्तुएं जो हम प्रयोग करते हैं, ये मार्कर्स हो गए या मेडिसिन्स हो गई, कोई भी चीज़ें सभी क्या हैं? केमिकल्स हैं। और वो केमिकल्स किससे बने हैं? वो एटम से एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। तो देखिए, सबसे पहले पदार्थ, क्योंकि सारी चीज़ें एक पदार्थ ही हैं, तो हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं। मैटर। तो देखिए, मैटर अगर इसकी हम देखें कि ये बना किससे है, तो वो तो एटम से मिलके बना होगा। इसका निर्माण जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन या निर्माण, वो कहीं ना किसी भी पदार्थ में ज़रूर वो एटम्स ही होंगे, तो वो तो एटम्स से ही निर्माण होगा पदार्थ। लेकिन पदार्थ हम देखते हैं तो ये नहीं कि पदार्थ हम अगर देखें तो वो, अगर पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, हम पदार्थ को अलग अलग अवस्था में देखते हैं। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास जो भी आसपास जो भी पदार्थ होते हैं वह ये तो सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड के रूप में होंगे, या तो गैस के रूप में होंगे। जैसे सॉलिड कोई भी चीज़ें, जैसे ये मार्कर्स हो गया या और भी मार्कर्स हो गए, तो ये क्या है? ये सब सॉलिड है, रिजिड है। और लिक्विड की बात करें तो जैसे जल, जल किस में आ जाता है? लिक्विड में। और गैस हमारे वातावरण में जितनी भी वातावरण में जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी कैसे? गैस के रूप में है। और वातावरण में बहुत सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीज़ें गैसें हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जिसे हम सॉलिड बोलते हैं और लिक्विड बोलते हैं एंड गैस बोलते हैं। तो अगर हम सॉलिड देखें तो सॉलिड में अगर हम इसका देखें कि ये कैसा होता है, तो अगर इसमें बनावट हम देखें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एकदम टाइटली बंधे होते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, इसके कारण इसके शेप एंड वॉल्यूम ये दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ये हो गया सॉलिड के बारे में। सॉलिड में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ये हो गया शेप की परिभाषा हो गई, सॉलिड की परिभाषा हो गई। सॉलिड में जो होते हैं कण बहुत पास पास होते हैं और उनकी शेप और वॉल्यूम्स क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब हम लिक्विड देखें तो कि लिक्विड की क्वालिटी क्या होती है। तो लिक्विड में ऐसा होता है, इसके कण जो होते हैं वो सॉलिड से थोड़े दूर दूर होते हैं कि इसमें मूवमेंट हो जाए। जब इसमें जो खाली जगह होती है, ये खाली जगह है, इसी के कारण क्या होती है? इसमें मूवमेंट होती है, मोशंस कर सकते हैं ये। इसी के कारण अगर हम किसी लिक्विड को ऐसे फ्लो, वो लिक्विड में क्या होता है? फ्लो, बहने की क्षमता होती है। तो फ्लो कैसे हो रहा है? उसके कण जो है वो दूर दूर है, इसीलिए उसमें फ्लो होता है, फ्लो बहते हैं। तो लिक्विड में वॉल्यूम तो निश्चित होता है,
पर इसका शेप अनिश्चित होता है, शेप अनिश्चित होता है। अब वॉल्यूम निश्चित है, क्योंकि हम वॉल्यूम जितना मात्रा लेंगे वॉल्यूम तो उतना ही होगा, वॉल्यूम तो निश्चित ही होगा जल लिक्विड में। लेकिन शेप इसका अनिश्चित होता है, लिक्विड को हम जिस पात्र में रखेंगे वो उसी का शेप ग्रहण कर लेगा। इसका कोई ऐसा शेप नहीं होता फिक्स कि ये सर्कल्स है या ट्रायंगल्स में है या वर्ग में है। जैसे सॉलिड होते हैं, सॉलिड के शेप निश्चित होते हैं, ये ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल्स जैसा ही होगा, वर्ग के जैसा है ये तो वर्ग के जैसा ही होगा, सर्कल्स है तो वो सर्कल्स के जैसे होंगे, तो उसमें शेप निश्चित होते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स होता है इसमें वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन शेप अनिश्चित होता है। ये हो गए लिक्विड। अब हम गैस के बारे में बात करें तो गैस में इसके कण लिक्विड से भी दूर दूर होते हैं, जिसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए। देखिए किसी भी गैस को हम छोड़ते हैं तो वो बहुत तेज़ी से क्या फैल जाती है इधर उधर, तो गैस में क्या होता है मूव बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसके कण बहुत बहुत दूर दूर हैं। इसमें जो होता है वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस में वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही अनिश्चित होते हैं और लिक्विड में वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन शेप अनिश्चित होता है, और गैस में और सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित होते हैं। ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कि सॉलिड की क्वालिटी क्या है कि हम उसे सॉलिड बोल रहे हैं, और लिक्विड की क्या क्वालिटी है कि हम उसे लिक्विड बोल रहे हैं, और गैस की क्या ऐसी क्वालिटी है जिसे हम गैस बोल रहे हैं। तो ये सॉलिड एंड लिक्विड की डिफिनीशंस हो गई। अब देखिए ये तो हो गया कि इसके बारे में। अब इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे हम सॉलिड को गैस में परिवर्तित कर दें, गैस को लिक्विड में परिवर्तित कर दें। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं कि वो कन्वर्जन कैसे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं, जैसे हमारे घर होती हैं आइस, आइस को हम जैसे ही फ्रिज से निकालते हैं तो वो क्या पिघलना शुरू होती है, लिक्विड अवस्था में आना शुरू हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कहलाता है मेल्टिंग। ये हो गया जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसे हम बोलेंगे कि मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। अगर हम लिक्विड को गैस में चेंज करें तो जब हम लिक्विड को गैस में परिवर्तित करते हैं तो वो होता है वेपराइजेशन, या वाष्पन। यहाँ पे वाष्पन की क्रिया होती है जिससे लिक्विड से क्या गैस बन जाती है, और मेल्टिंग को हम बोलते हैं गलनांक। अब हमें सॉलिड से तो लिक्विड बना लिए, लेकिन हम चाह रहे कि लिक्विड से भी हम क्या बना लें, सॉलिड बना लें। जैसे अगर हम फ्रिज से आइस निकाले तो वो लिक्विड में परिवर्तित होनी हो गई, और जब हमें लिक्विड से सॉलिड में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जल को फ्रिज में रखते हैं। तो जब हमें लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो हम उसे फ्रिज में रखेंगे, और इस क्रिया को हम बोलते हैं फ्रीजिंग या हिमीकरण। ये हो गया दोनों में परिवर्तन। अब हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी तो बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ें हमारे पास सॉलिड हैं और उसे हम गैस में परिवर्तित करें तो ये क्रिया कहलाती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन
इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन। जैसे होता है कपूर, कपूर को हम जलाते हैं तो वो डायरेक्टली लिक्विड में नहीं चेंज होता है, सॉलिड से किस में चेंज होता है, गैस। तो अगर हम कपूर को जलाते हैं तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की होती है। अब हम सॉलिड से किस में चेंज कर लेते हैं, गैस में परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखिए, अगर गैस से हमें लिक्विड में बदलना है, अगर हमें गैस से लिक्विड में जाना है तो वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन। जैसे वर्षा, बारिश होती है ना, उसमें एयर्स जो होते हैं वो, बारिश होती है तो वो ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर पे ठंडी हो जाती है और वो लिक्विड में परिवर्तित होती है, जिसके कारण बारिश होती है। तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन या संघनन। अब हमने लिक्विड से गैस में चेंज कर लिया, गैस को लिक्विड में चेंज कर लिया। अब क्या हम गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, गैस को हम डायरेक्टली किस में चेंज कर दें, सॉलिड में। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं और इस क्रिया को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, जब हमें गैस से सॉलिड में चेंज करना आता है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि डीकम्पोजिशन हो गया। ये हो गया अवस्थाओं में परिवर्तन। हम मैटर्स पढ़े कि मैटर्स 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में हमने देखा कि सॉलिड के जो वॉल्यूम एंड शेप दोनों निश्चित होते हैं, और लिक्विड में वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन उसका शेप अनिश्चित होता है, और गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो हमने सॉलिड और लिक्विड एंड गैस की परिभाषा पढ़ी। अब फिर उसके बाद हम इसमें परिवर्तन भी तो कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में इसकी परिभाषा यहाँ पे है कि ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन। तो ये हमने परिवर्तन देखा कि हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है। हम फ्रिज से आइस को निकालते हैं और जैसे ही बाहर रखते हैं तो वो टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है और वो किस में चेंज होने शुरू हो जाती है, लिक्विड में। फिर हम लिक्विड को भी सोचे कि हम सॉलिड में कर दें। तो अगर हमने लिक्विड लिया, जैसे अगर हमें फ्रिज में रखते हैं लिक्विड जल को तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, फ्रीजिंग या हिमीकरण। और फिर हम ये सोच रहे हैं कि लिक्विड को क्यों ना हम गैस में बदल दें, क्या ऐसा संभव है। तो हाँ, लिक्विड को भी हम गैस में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पानी को किसी बर्तन में रख के उबालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज होता है, भाप में बन जाती है। तो उस क्रिया को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, वाष्पन की क्रिया होती है, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में। फिर हम कह रहे हैं, फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम गैस को भी लिक्विड में चेंज कर लें, क्या ऐसा संभव है। तो फिर हमने गैस को लिक्विड में चेंज किया। तो गैस को भी लिक्विड में हम चेंज कर सकते हैं, और इसी के कारण वर्षा होती है, क्योंकि ऊपर वातावरण में जो होती हैं गैसेस होती हैं, और जब वो ठंडी होती है तो किसके रूप में, लिक्विड का रूप ले लेती हैं और वर्षा होती है। तो ये क्रिया कहलाती है संघनन या कंडेंसेशन। फिर हम कुछ और सोचे कि गैस सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो हाँ, गैस भी सॉलिड में चेंज हो सकता है, और ये रिएक्शंस कहलाते हैं डिकम्पोजिशन। जब हम गैस को सॉलिड में चेंज करते हैं तो वो कहलाती है डिकम्पोजिशन, और जब हम सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। अगर हम सॉलिड और गैस में परिवर्तन का उदाहरण देखें तो हम बोल सकते हैं कपूर। कपूर को हम जलाते हैं तो डायरेक्टली किसमें, गैस में चेंज हो जाता है। और जब हम ये देखें कि गैस को हम सॉलिड, तो फ्रोजिंग के बारे में तो मतलब पता ही होगा। हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में तो पढ़ लिया,
कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो ये जिससे बने हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। तो हम देखते हैं कि पदार्थ किससे बने हैं। तो देखिए, जब हम पदार्थ में देखते हैं तो दो तरीके से हम बोल सकते हैं, एक प्योर सबस्टेंस और दूसरा बोले तो मिक्सचर। प्योर में ही आता है एलिमेंट्स और दूसरा आता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में हम देखें तो उसमें आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स कहाँ हैं, मतलब हम देखें तो एलिमेंट्स किसे हम कहते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स जो भी अगर हम देखें गोल्ड या लोहा, आयरन्स, ये सभी क्या हैं, तत्व ही हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। और ये तत्व एटम्स से मिलके बने हैं। ये एटम्स सेम प्रकार के एटम्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम। कंबाइन होकर एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। जैसे एलिमेंट्स में हम देखें तो गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और ये समान प्रकार के एटम्स मिलके बने हैं। इसमें एटम्स जो हैं वो समान प्रकार के हैं, इसीलिए हम इनके इसको किसके अंतर्गत पढ़े हैं, प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत। और कंपाउंड में देखें तो एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनाते हैं कंपाउंड। एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड का निर्माण करते हैं। एलिमेंट्स जब जुड़ेंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे, कंपाउंड का। उदाहरण में देखें हम तो जैसे H2O हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट्स है एंड ऑक्सीजन है, और दोनों ने मिलके एक यौगिक बनाया और ये जल बनाया, इसे हम बोलते हैं जल। एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और भी एग्जांपल्स देखें तो NaCl, सोडियम और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। और ये क्या है, तत्व ही है। तत्व का कंबाइन होके कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ये प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। अगर हम मिक्सचर देखें तो मिक्सचर को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। मिक्सर दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। तो हम समांगी मिश्रण में किसके अंतर्गत आते, समांगी मिश्रण के अंतर्गत ऐसा क्या आता है कि उसे हम समांगी बोलते हैं, और हेट्रोजीनियस में ऐसा क्या होता है कि उसे हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो देखिए, समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण उसे हम बोलते हैं कि जब हम घोल दें, यौगिक को मिला दें और वो जब मिल जाए तो उन्हें हम अलग ना कर सके। जैसे चीनी और पानी, चीनी प्लस जल, ये यौगिक है और ये जब मिल जाते हैं, इन्हें हम घोल देते हैं और सॉल्यूशन का निर्माण कर लेते हैं, तो फिर हम चीनी को जल से अलग नहीं कर सकते। तो ये किसके अंतर्गत गया, होमोजीनियस के अंतर्गत आ गया। अब हम विषमांगी की बात करें तो जैसे रेत और प्लस जल, इसको हम घोल लें और सॉल्यूशन बना लें, फिर भी इसे हम अलग कर सकते हैं।
अगर हमें कोई बोले कि इसमें से रेत निकालो तो हम इसमें रेत के कण आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो एक विषमांगी मिश्रण हो गया और ये एक समांगी मिश्रण हो गया, जिसमें हम उसका सॉल्यूशन बनाने के बाद उसे अलग नहीं कर सकते और इसे हम अलग कर सकते हैं। तो ये तो पूरा हो गया कि पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए केमिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स के बारे में कैसे खोज हुई, किन साइंटिस्टों ने खोजा, फिर इसका एक वर्गीकरण हुआ और एक आवर्त सारणी बनी, जो आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है। उसके पहले भी बहुत साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना अपना नियम दिया और अलग अलग तत्वों को वर्गीकृत किया, लेकिन उनका वर्गीकरण मतलब तत्वों की खोज के जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे उनके जो आवर्त सारणी थी या जो भी वर्गीकरण किए थे तो वो फेल होता गया, क्योंकि और तत्व आते गए तो उन्होंने अपने जो भी नियम बनाया था उसमें इतनी जगह नहीं थी कि हम तत्वों को भर सकें। तो फिर लास्ट में जो हेनरी मोजले साइंटिस्ट हैं उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी और पूरे आज तक 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में हम पूरे 118 तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अब अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में। या हम सेशन का एंड करते हैं। प्लीज़ यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।